हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2022 की कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस बजट में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या कुछ है पुअर पर्सनस के लिए, क्या कुछ है मिडिल क्लास के लिए और क्या कुछ है जो अपर क्लास है उनके लिए। लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे क्या कुछ है इस बजट में स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेनली जो बात करते हैं वो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो एग्ज़ाम 2022 के लिए जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है पूरा बजट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, जितने भी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम होंगे आगे जिनमें एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो चाहे छोटा एग्ज़ाम हो या फिर बड़ा एग्ज़ाम हो, NTA UGC नेट हो, मेन टारगेट हम लोग उसी को करते हैं। ठीक है, PGT इकोनॉमिक्स हो, SSC का एग्जाम कोई अगर बीच में आ रहा हो, ठीक है, तो जिसमें भी इकोनॉमिक्स यूज़ होता है, इवन कि UPSC में जो एग्जाम इकोनॉमिक्स यूज़ होता है वो यहीं से ही क्वेश्चन बनता है आपका इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी का लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डीप एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2022। तो थोड़ा डिटेल यहाँ भी डिटेल डिस्कस करेंगे और एक एक ये समझेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में यहाँ से क्वेश्चनिंग श्योर आती है, तो ये इसका थोड़ा डीप अध्ययन कर लेना। इकोनॉमिक सर्वे का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। खैर हम लोग अभी तो हम लोगों ने ये ओवरऑल किया है, इसके बीच बीच के भी इंडियन इकोनॉमी के वीडियो लाएंगे। जैसे हर एक सेक्टर में अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे इंडस्ट्री से अलग स्कीम्स है, हेल्थ से अलग स्कीम्स हैं और या फिर ट्रांसपोर्टेशन से अलग अलग स्कीम्स हैं। तो उन स्कीम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे में इस बार, ठीक है, यूज़ हुई हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में यूनियन बजट 2022 की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म है अपने, इनमें भी आप लोग विजिट कर लेना और गूगल प्ले में, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना ऐप को। कोर्सेज आपको यहीं मिल जाएंगे, PGT के भी और UGC नेट के भी। ठीक है, ज्वाइन कर लेना, अभी फर्स्ट बैच दोनों के चल रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2022-23। तो ये जो बजट था, फोर्थ टाइम था निर्मला सीतारमण जी का एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इससे पहले इन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग किया था 2019 का बजट। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड इंडिया इज सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो आप लोग देखा होगा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके ऊपर लोगो बन के आ रहा है आजकल, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक, और उसके बाद हम लोग अभी 25 साल के बाद एंटर कर जाएंगे आज़ादी का अमृत काल, मतलब 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज़ादी का अमृत काल। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो PLI स्कीम्स में। लास्ट टाइम अपने बजट देखा होगा, PLI स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रही थी, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम। ठीक है, तो ये वाला स्पेशली क्या था, मैन्युफैक्चरिंग को, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए था। सो एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज भी कंट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। सो इसके लिए कितना पैकेज रखा, एग्जाम में डायरेक्ट आता है यहाँ से, PLI स्कीम में कितना अलोकेशन हुआ। सो 1.97 लाख करोड़ का अलोकेशन हुआ। ठीक है, PLI स्कीम्स में। तो अब ये क्या करेगा, द प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव इन 14 सेक्टर्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, हाउ मेनी सेक्टर्स अंडर PLI कवर्ड। ठीक है, तो कवर्ड होते हैं यहाँ पे 14 सेक्टर्स फॉर अचीविंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ताकि हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके या सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। हैज़ रिसीव्ड एक्सलेंट रिस्पॉन्स विद पोटेंशियल टू क्रिएट 60 लाख न्यू जॉब्स। अब आ सकता है कि PLI से स्कीम है उसमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या कितनी जॉब जनरेशन करेगा, वो 60 लाख न्यू जॉब जनरेट करेगा। ठीक है, हालांकि जनरेट करता है नहीं करता है वो बात दूसरी है। एंड एन एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़। ठीक है, 30 लाख करोड़ का एडिशनल प्रोडक्शन करेगा फॉर 5 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में। चलिए अब देखते हैं कि ये जो 4 प्रायोरिटीज़ दी हैं इस बजट में वो क्या क्या हैं। एक तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी है, लास्ट टाइम हमने बजट किया था उसमें 6 पिलर थे। ठीक है, इसमें भी आप मान के चलो इसमें 4 पिलर्स है। ठीक है, 4 भागों में बांट गया है, इसको बांटा गया है और 4 प्रायोरिटीज़ दी गई। नंबर 1 पे है PM गति शक्ति। अब गति शक्ति है मतलब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तीसरा है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, मतलब सनराइज इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो भी ग्रो कर रही हैं। सो एनर्जी ट्रांसमिशन, दैट इज एनर्जी ट्रांजिशंस एंड क्लाइमेट एक्शंस। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में इसको रख दिया। चौथी कैटेगरी में रख दिया फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हर बार फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे पहले मेन प्रायोरिटी में इसको रखना आप लोग।
अब मेन प्रायोरिटी पे क्यों रखना, क्योंकि इसमें जो जितना भी एक्सपेंसेस है या फिर जितना भी रेवेन्यू है वो हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसी में आता है फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो सबसे पहले हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, बाकी जो चीज़ें नॉर्मल्स हैं उसको बाद में करेंगे, ठीक। सो फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम लोग सबसे पहले करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट टारगेट इस बार कितना दिया गया है स्टेट को। सो 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे, ठीक है, और कई बार ये भी आ जाता है हु इज हेड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो नंद किशोर सिंह अभी 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। द स्टेट विल बी अलाउड अ फिजिकल डेफिसिट ऑफ 4%। अब इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट रखा गया है, स्टेट्स को टारगेट दिया है कि स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आप लोगों को जो फिजिकल डेफिसिट आएगा वो आना चाहिए 4%, ठीक है। और उसमें भी विद 0.5%, स्पेशल 0.5% फॉर विल बी टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। तो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में भी खर्चा करना है। तो फिजिकल डेफिसिट आने का मतलब यही है कि 4% कह रहा है, मतलब अगर आप 100 रुपीज़ रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट आप 100 कर रहे हो, तो एक्सपेंडिचर उसका जो है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना करो, 104 करो, 104, ठीक। तो रेवेन्यू नहीं, मतलब बजट ही मान लो, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर, ठीक। सो तब जाके जो 104 पे खर्च करेगा तो फिजिकल डेफिसिट आएगा 4%, ठीक। चलिए ये इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ से ये वाला जो ट्रेंड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल डेफिसिट रिवाइज्ड कितना हुआ और एस्टिमेटेड पहले कितना था, ठीक है। तो इस बार का जो बजट अगर हम बात करें 2021-22 के रिवाइज्ड एस्टिमेशन के बारे में, सिर्फ 2 डाटा करना, 2 ही डाटा में से एग्जाम में पूछेगा नेक्स्ट, ठीक है, बाकी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 डाटा कर लेना, ठीक है, एक रिवाइज्ड एस्टिमेशन और एक बजट एस्टिमेशन, मतलब नेक्स्ट के लिए। सो अगर हम बात करें अभी के लिए, सो 6.9 एस्टिमेटेड किया है जो बजट एस्टिमेशन है, ठीक है, इस ईयर का, और जो नेक्स्ट ईयर है 6.8% प्रोजेक्टेड। तो 6.8 पहले रखा था, ठीक है, अभी 6.9 हुआ। तो ये वाला जो 2 डाटा है इसको मेनली आप लोग याद रखना, ठीक है, ये 2 डाटा। सो द फिजिकल डेफिसिट इन 2022-23 इज एस्टिमेटेड एट 6.4%, और जो नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट रहेगा वो 6.4 रहेगा। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है फिजिकल डेफिसिट और दूसरा है प्राइमरी डेफिसिट। अब इसको आप लोग चाहे अंडर एस्टिमेट करो या ओवर एस्टिमेट करो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, चाहे वो सीक्वेंस पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है। ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिवाइज्ड पूछेगा, बजट जो रिवाइज्ड एस्टिमेशन है उसको पूछेगा, ठीक। सो फिजिकल डेफिसिट लेवल विल बी बिलो 4.5% बाई 2025-26। टारगेट रखा गया कि 2025-26 से 4.5 के नीचे आ जाए, ठीक है। हालांकि जो केलकर कमेटी है उसका भी कहना यही था, FRBM एक्ट, ठीक है, उसमें भी यही कहना था कि 3% होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। खैर, तो ये 2 डाटा याद रख लेना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको करते हैं, ठीक है। तो ये जो बजट एट ग्लैंस है, हमें कुछ नहीं लेना देना कि रेवेन्यू रिसिप्ट कितने में हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ये कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ इन 4 चीज़ों को समझने की, ठीक है, ये 4 चीज़। बाकी ये जितने भी रिसिप्ट हैं, टोटल रिसिप्ट हैं, टोटल एक्सपेंडिचर है, ये किसी काम के नहीं है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो 4 चीज़ें हैं उसमें आप लोग देखना, फर्स्ट नंबर पर रखना फिजिकल डेफिसिट को, क्योंकि इन सब में से ज़्यादा हाईएस्ट जो होता है वो फिजिकल डेफिसिट ही होता है, ठीक है। एक हमने रिवाइज्ड एस्टिमेशन करना है, ठीक, और एक करना है हमने जो बजट एस्टिमेशन है नेक्स्ट। तो ये वाला अगर हम लोग दोनों पीरियड की स्टडी करें तो फिजिकल डेफिसिट इस बार कितना हुआ 6.9, और नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट है 6.4। इस बात को ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट याद रखना है, आपने रखना है रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रिवेन्यू डेफिसिट नेक्स्ट 4.7 अभी, और नेक्स्ट का टारगेट है 3.8। फिर जो नेक्स्ट रखना है याद, थर्ड, दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये 3.7 अभी है और 2.6 नेक्स्ट ईयर। और फोर्थ में जो याद रखना है वो रखना है प्राइमरी डेफिसिट, मतलब फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसमें 3.3 अभी, और नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट रखा गया है 2.8, ठीक है, 2.8। तो हमेशा ये होता था, ये सीक्वेंस होते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ाया है, ठीक है। इस बार थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे आप लोग तो इस बार रिवेन्यू, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.6 चला गया नेक्स्ट के लिए, और 2.8 चला गया प्राइमरी डेफिसिट नेक्स्ट, ठीक है, एस्टिमेटेड। बल्कि ऐसा कभी नहीं हुआ अभी तक जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं,
तभी तक ये सीक्वेंस में ही चलता था, सबसे ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट, फिर रिवेन्यू, फिर इफेक्टिव रिवेन्यू और फिर प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। लेकिन जो रिवाइज्ड है ना ये वाला, इसको अच्छे से कर लेना, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो सीक्वेंस पूछे, क्रोनोलॉजी पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है। सीक्वेंस पूछ सकता है वैसे, और फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट इसको तो टिप पे रखना आप लोग, इन दोनों को। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड में है रुपीज़ कम्स फ्रॉम, कहाँ से रुपीज़ आता है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि सीक्वेंस अरेंज करो कि रुपीज़ का सीक्वेंस क्या है, कि कहाँ से रुपीज़ आ रहा है सबसे ज़्यादा। तो अभी भी बोरोइंग हम लोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, एंड अदर लाइबिलिटीज़, बोरोइंग से जो पैसा आ रहा है, अदर लाइबिलिटीज़ से जो हम लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वो है 35%। तो बोरोइंग का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग, मतलब बोरोइंग जितना बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट जितना बढ़ेगा, बोरोइंग भी उतना ही लेना पड़ेगा ना। सो 35%। उसके बाद नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो है जीएसटी का, ठीक है, जीएसटी का 16%। और ये क्वेश्चन आप लोग देखना, प्रीवियस जो पेपर उठा के जरूर ये क्वेश्चन पूछेगा, सीक्वेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। और कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स ये दोनों क्लैश हो गए हैं इस साल, 15%, ठीक। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी 7%, ठीक है। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू 5, कस्टम 5 और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट 2%। तो सीक्वेंस याद रख लेना, इसका काफ़ी है। फिर एक क्वेश्चन आएगा रुपीज़ गोज, ठीक है, रुपीज़ का जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है वो कहाँ चला जाता है। तो 2 साल पहले या 1 साल पहले, पेंडेमिक से पहले क्या होता था, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस सबसे ज़्यादा था, ठीक है, जीएसटी आने के बाद। लेकिन जब से पेंडेमिक आया है, इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट टॉप पे आ गया है। हालांकि 2016-17 इंटरेस्ट पेमेंट ही था, लेकिन जीएसटी के आने के बाद स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस बढ़ गया था। लेकिन अभी फिर इंटरेस्ट पेमेंट 20% पे आ गया, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, ठीक है, हम लोग जो जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी का शेयर होता है ना, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी, सीजीएसटी या स्टेट जीएसटी, तो शेयर देना पड़ता है उसको, या इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक। और उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 15%। उसके बाद याद रखने वाली बात है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, और उसके बाद ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड अदर एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, ये याद रख लेना। सब्सिडी 8%, डिफेंस 8%, ठीक है। सो इनको नोटबुक में लिख लेना, वैसे याद नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट पिलर है वो है पीएम गति शक्ति। तो इसमें मेनली टारगेट किया हुआ है कि रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, बैंकिंग वगैरह सभी आते हैं, लेकिन यहाँ मेन फोकस किया गया है रोड कनेक्टिविटी के ऊपर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी के ऊपर। सो इसमें जो मेनली आते हैं 7 इंजन्स, ठीक है, 7 चीज़ें इसमें मेन है। सो रोड्स उसमें नंबर 1 पे, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये 7 चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं पीएम गति शक्ति से, ठीक है, 7 इंजन्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कितने इंजन्स हैं या फिर कितने ये सब सेक्टर्स के अंदर हैं। सो फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक सिनर्जी। सो मेनली पीएम गति शक्ति जुड़ा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन से ही, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। सो अब इसमें और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे नेशनल हाईवेज, ठीक है, नेशनल हाईवेज नेटवर्क है, उसको एक्सपेंड किया जाएगा 25,000 किलोमीटर तक, ठीक है, एक ही साल में 2022-23 में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस बनाया जाएगा, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मतलब सबके लिए सेम सा यूनिफॉर्म, सबके लिए सेम प्लेटफॉर्म या फिर एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक सिस्टम, सबके लिए सेम ही सिस्टम होगा, चाहे वो कश्मीर में है चाहे कन्याकुमारी है। डिज़ाइन फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू अप्रूव रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, और ताकि जो रियल इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है मार्केट में सभी को, स्टेक होल्डर को पहुंच सके, ठीक है, यूनिफाइड, एक जैसी। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम। अब ये वाली जो स्कीम है ना, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम का ही एक्सटेंशन मॉडल है। अब उसमें क्या था, उसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके जो लोकल प्रोडक्ट था उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन था, या फिर जो उसको शोकेस करना था। इसका ये भी यहीं पे है, ये भी यही चीज़ है कि इसमें क्या करना है, जितने भी स्टेशंस हैं, ठीक है, हर एक रीजन में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्टेशंस हैं, वहाँ पे अलग अलग, ठीक है, अपने जो एक शोकेस कर सकते हो अपने अपने गुड्स का। जैसे मान लो हिमाचल में कुछ और चीज़ें मिल रही हैं, या फिर सिक्किम में अपनी उसकी लोकल चीज़ें कुछ और मिलती हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं,
उसको शोकेस कर सकते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं उन चीज़ों को, ताकि उन चीज़ों का बिजनेस हो सके, ठीक है, और उन लोकल बिजनेसेस को उसमें बढ़ावा मिले। ठीक, मेनली क्या हो गया, प्रमोशन हो गया ना, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो गया और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो गया, क्योंकि इकोलॉजिकल और जो इन्वायरमेंटल चीज़ें ऐसी हैं कि सब में प्रोडक्टिविटी या फिर अलग अलग चीज़ें हैं इंडिया में आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो खाने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें हैं, डिफरेंट मिलेंगी। सो 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क टू बी ब्राउट अंडर कवच, ठीक है, तो कवच सिस्टम के अंदर 2000 किलोमीटर रेलवे एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद 400 न्यू वंदे मातरम ट्रेन्स टू बी डेवलप्ड, ठीक है, ये हाईलाइटेड पॉइंट था, ये तो आपने देख लिया होगा अब तक, ठीक है। सो 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे वो कार्गो जो बॉक्सेस से होते हैं, ठीक है, जो रेल फ्लीट में काम आते हैं, ठीक है, बॉक्सेस से उतरते हैं, जहाँ पे 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे, ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक। तो ये हो गया सारा गतिशक्ति से। अभी बात करते हैं एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में एक टारगेट रखा गया है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। अब इसका जो, क्योंकि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक है, लेकिन ये छोटा राज्य है और ईजिली इसमें जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या ऑल ओवर इंडिया ऐसा नहीं है, ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक। सो अभी अगर केमिकल फ्री होना है उसके लिए भी एक ट्रायल वर्जन रखा गया है, ठीक है, इसमें फोकस किया गया है लैंड इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स अलोंग रिवर गंगा, ठीक है, गंगा से, रिवर गंगा से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो लैंड आती है, पहले इसी लैंड, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड है गंगा किनारे वाली, ठीक है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स पहले ट्रायल यही होगा, ठीक है, फिर देखते हैं बाद में ऑल ओवर पहुँचेगा ये वाली स्कीम केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। चलिए अब और कुछ बातें करते हैं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, जैसे रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड इनहेंस प्रोक्योरमेंट। अब जो प्रोक्योरमेंट प्राइस था, MSP प्राइस था, वो भी बढ़ा के कर दिया है 2.3 लाख करोड़, ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ MSP। अब ये बेनिफिशियल रहेगा 163 लाख फार्मर्स के लिए। और प्रोमोट केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड प्रोमोट पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन। अब जितने भी हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद जो वेस्ट रह जाता है उसको जला देते हैं किसान, अब उसको क्या है, उसकी वैल्यूएशन की जाए या फिर उसको जो इंसेंटिव है किसानों को मिले, तो किसान ऐसा करना बंद कर देंगे, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया है। सो कंजप्शन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स जो मोटा अनाज है जैसे बाजरा है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा ब्रांडिंग तय की जाए, ताकि जो अगर ब्रांडिंग बनेगी जो इन्फीरियर गुड्स हैं वो गिफन गुड्स बन सकें, ठीक है, जो थोड़ा सा हाई वैल्यू है तो इन्फीरियर रहेंगे लेकिन हाई क्वालिटी ऑफ इन्फीरियर गुड्स बन जाएंगे, ठीक है, ताकि उनका जो प्राइस अच्छा मिल पाए किसानों को। सो डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाई टेक सर्विसेज। अब डिजिटल इंडिया बन रहा है तो हाई टेक सर्विसेज फार्मर्स को मिले PPP मोड में, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। और नेक्स्ट है यूज़ ऑफ किसान ड्रोन्स। अब किसान ड्रोन्स की हेल्प से किसान उसमें पेस्टिसाइड्स कर सकता है, अपने जो फसल है उसकी देख रेख कर सकता है, ठीक है, उसके लिए ड्रोन। अब जो ड्रोन है ना, IT जितने भी IITs हैं वो काफ़ी फोकस कर रही हैं ड्रोन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने में इंडिया में। सो लॉन्चिंग फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, ठीक है। अब फंड के लिए भी डिफरेंट तरीके, हर एक जितने भी बजट्स आते हैं कुछ ना कुछ स्कीम ऐसी लॉन्च होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। सो इसमें भी फंड है, कैपिटल का इंतजाम किया गया है कुछ एग्रीकल्चर स्टार्टअप अगर आपने स्टार्ट करना है। और एक है कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। तो कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट एक कैन रिवर और बेटवा रिवर को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, जो MP की कैन रिवर है इसको जोड़ दिया यहाँ से, दैट इज़ बेटवा रिवर से। तो बेटवा रिवर से जोड़ दिया, ये अप्रॉक्सीमेटली 211 या 212 किलोमीटर पड़ता है, तो यहाँ से जितने भी ये एरिया थे इनको फ़ायदा हो गया, ठीक है, पानी मिल गया। सो दिस प्रोजेक्ट टू बेनिफिट 9.1 लाख हेक्टेयर फार्म लैंड, ठीक है, जो ये लैंड है इन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। सो किसान ड्रोन्स फॉर क्रॉप असेसमेंट, लैंड रिकॉर्ड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, ये किसान ड्रोन इसमें काम आ जाएगा। और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022-23 के लिए जो ईयर असाइन किया गया है उसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, मतलब बाजरे का साल। मिलेट्स होता है जो मोटा अनाज होता है, ठीक है, वो इसको अंडरलाइन कर लेना। चलिए नेक्स्ट वन, द फाइनेंस मिनिस्टर अंडरलाइंड दैट
अब ये वाला इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स, ठीक है, ECLGS हैज़ प्रोवाइडेड मच नीडेड एडिशनल क्रेडिट मोर देन 130 लाख MSMEs टू हेल्प देम मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक। अब जो भी पैंडेमिक इम्पैक्ट पड़ा था, MSMEs का बूस्टअप करना ना, पहले ही मेन फोकस MSMEs पे कर रही थी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मेन भूमिका निभाएगा ये। तो इसके लिए भी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स लॉन्च की गई है, ठीक। चलिए, उसके बाद एक क्रेडिट स्कीम और लॉन्च करी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कई बार, ठीक, ताकि जो फंड है उसका इन्फ्यूजन हो सके, फंड में फंड का विस्तार हो सके, सबके पास पैसा आए, ताकि स्टार्टअप्स वगैरह शुरू हो सके। सो दिस विल फैसिलिटेट एडिशनल क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़, ठीक है। तो MSMEs के लिए अभी 2 लाख करोड़ रुपीस स्पेशल एडिशनल क्रेडिट का प्रावधान किया गया है टू एक्सपेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब मेनली टारगेट है ना गवर्नमेंट का, वो एम्प्लॉयमेंट ही है। अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी तो सरकार पूरी तरह से फेल हो जाएगी। चलिए, अब देखते हैं एजुकेशन पे, ठीक है। एजुकेशन पे क्या कुछ है। सो सबसे पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का एक प्रोविज़न है, ठीक है, विद यूनिवर्सल एजुकेशन, जहाँ पे एक जैसी एजुकेशन दी जाएगी। सो लॉन्च देश ट्रैक ई पोर्टल, एक पोर्टल देश ई ट्रैक, ठीक है, लॉन्च की जाए, जिसमें डिजिटल इकोसिस्टम हो फॉर स्किलिंग, वहाँ स्किल भी डेवलप हो जाए उसमें, और लाइवलीहुड, जो जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें सीख सके, ऐसी स्किल सीख सके ऑनलाइन या फिर ई पोर्टल पे। उसके बाद हाई क्वालिटी ई कंटेंट। अब इसमें देखना, ज़्यादा फोकस ना ई कंटेंट पे ही कर दिया, ठीक है, ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा वर्चुअल मोड पे ही ज़्यादा फोकस कर दिया। फिर अगेन 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 to 200 TV चैनल्स। पहले 12 चैनल आते थे, अभी 200 चैनल कर दिए, ठीक है। स्वयं प्रभा वगैरह आपने देखे भी होंगे, और पेपर 1 के लिए UGC में वो इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद स्टार्टअप टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति। अब इन्होंने एक बार नाम दिया है ड्रोन शक्ति। अब ड्रोन शक्ति क्या है, एक तो जो ड्रोन बनाने की जो स्किल है वो डेवलप की जाए, आगे जो टेक्नोलॉजी है वो ड्रोन से ही, ठीक है, जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ड्रोन पर निर्भर करने वाली हैं, या फिर जितने भी सेक्टर हैं उनमें ड्रोन का एक्टिव यूज़ होने वाला है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट समझती है। उसके बाद 750 वर्चुअल लैब्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स ओपन की जाएंगी, एंड 75 स्किलिंग ई लैब्स फॉर स्टिमुलेट लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन पे ही फोकस किया गया है। अब देखते हैं हेल्थ में। सबसे पहले नोट करना है हेल्थ में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। 60,000 करोड़ अलोकेशन हुआ हेल्थ के ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यही। अब इसमें भी 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये 2022-2023 में मदद करेगा, हर घर नल से जल, ठीक है। ये स्कीम जैसे नमामि गंगे था, ठीक है, उसके लिए बजट एलोकेशन था, पूछ लेता था कितना हुआ, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, हर घर नल से जल, ठीक है, स्कीम। और ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नल से जल स्कीम, इसको याद रखना। सो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट। अब इसमें हेल्थ में भी डिजिटल ही हो गया है, तो डिजिटल के लिए ही एक पोर्टल खोला है, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स। मतलब 24/7 यहाँ सर्विस मिलेगी टेलीफोनिकली, कि आपकी तबीयत अगर ख़राब है तो ये असिस्ट कर लेंगे फ़ोन से ही, ठीक है। तो काउंसलिंग वगैरह आपको टेलीफोनिकली मिल जाएगी 24/7। अब मिलती है कि नहीं मिलती दूसरी बात है। दूसरा इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर में मिशन शक्ति, मिशन वत्सालय, जिसमें क्या है, जो चाइल्ड लेबर है या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन है उसमें ध्यान दिया जाता है। सक्षम आंगनवाड़ीज एंड पोषण 2.0 टू बी लॉन्च, ठीक है, ये प्रोग्राम तो है लॉन्च होंगे। सो उसके बाद है 2 लाख आंगनवाड़ीज टू बी अपग्रेडेड, ठीक है, यहाँ पे सक्षम होंगी, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आएगा 5+3+3+4 का जो सिस्टम आएगा, उसमें क्या है, जो 5 ईयर है वो आंगनबाड़ी में ही जाना पड़ सकता है बच्चों को। तो इसलिए क्या होगा, आंगनबाड़ी पे ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो उनके अपग्रेडेशन पे वर्क चल रहा है। चलिए, उसके बाद PM's डेवलप इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी पूछ सकता है कितना इनिशियल एलोकेशन है, तो 1500 करोड़ रुपीज़ का, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सोशल डेवलपमेंट पे, ठीक है, ताकि एनेबल लाइवलीहुड एक्टिवली फॉर यूथ, वुमेन एंड
वुमेन एंड यूथ। तो जितने भी यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन कर सके बस, ठीक है। फिलिंग द गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स, और जो भी गैप है चाहे वो पॉवर्टी का गैप है वगैरह जो भी है उसको फिल करना है। नाउ नेक्स्ट वन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करने के लिए यहाँ पे पावर जनरेशन का या फिर इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी का 2030 तक टारगेट रखा हुआ है 280 गीगावाट का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कितना गीगावाट का टारगेट है। एंड एडिशनल अलोकेशन, अब इसके लिए अलोकेशन कितना हुआ 19,500 करोड़ का, ताकि एक इकोसिस्टम बिल्ड हो सके और इन्वायरमेंट डिग्रेडेड ना हो, ठीक है। सोलर सिस्टम जितना ही स्ट्रांग होगा कंट्री में उतना ही जो थर्मल प्लांट है, थर्मल से हमें कम डिपेंड कम रहना पड़ेगा थर्मल पे। सो करोड़ ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स, ठीक है। तो एलोकेशन भी याद रख लेना कितना हुआ। उसके बाद नेक्स्ट, टू मार्क 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू सेट अप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्टार्ट कर रही है। अब नेक्स्ट इसमें ये भी बोला गया है कि डिजिटल करेंसी भी आरबीआई जल्द लॉन्च करेगा। और ये जो नेक्स्ट 75 DBU है तो 75 डिस्ट्रिक्ट में ही सेटअप होंगी बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ डिजिटल बैंकिंग रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री इन अ कंज्यूमर फ्रेंडली मैनर, ठीक है। ताकि जो मनी इंक्लूजन है वो हो सके, सबके पास पैसा पहुंच सके जिसको ज़रूरत है, ठीक है, चाहे क्रेडिट है चाहे लोन है। सो द इशुएंस ऑफ ई पासपोर्ट, अब पासपोर्ट बनाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। ई पासपोर्ट की सुविधा अभी आ जाएगी, ठीक है, एम्बेडेड चिप। तो इसमें अब शायद जैसे ATM यूज़ होता है, एम्बेडेड चिप होती है उसमें, तो वैसे ही शायद इसमें भी चिप आनी शुरू हो जाएगी और जो प्रोसेस है वो भी शायद ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो इनहेंस कन्वीनियंस, ताकि थोड़ा कन्वीनियंट हो सके। अभी जो पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस है थोड़ा सा जटिल ही है, ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द जो सिटीजन है उनका पासपोर्ट जल्दी नहीं बन पाता। सो द गवर्नमेंट प्रपोज टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रूपी। अभी ये थोड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट है कि डिजिटल रूपी कैसी होगी, कैसा वर्क होगा, ठीक है। इस साल बोला है कि लॉन्च करेगी यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू बी इशूड बाय RBI। तो 2022-23 में उसको स्टार्ट करेगा, ठीक। सो जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको ये बूस्टअप करेगा। अब देखो क्या होता है इसमें, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है। चलिए लास्ट में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का टैक्सेस में, क्योंकि जो टैक्स स्लैब्स है वो तो स्टेबल है, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजीम, काफ़ी इजी टैक्स रिजीम रखा गया है। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वन टाइम विंडो टू करेक्ट ओमिशंस इन ITRs फील्ड। तो अगर आपकी कोई ITR में कोई गलती भी रह जाती है उसको भी करेक्शन के लिए अभी 2 साल का टाइम दिया गया। अपडेटेड रिटर्न टू बी फील्ड इन विदिन 2 ईयर्स, ठीक है। यही कुछ नया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए और भी देखते हैं थोड़ा बहुत पॉइंट। 1% TDS, ठीक है। वर्चुअल असेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो 1% TDS कटेगा उस पर, अब थ्रेश होल्ड। उसके बाद सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैप्ड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे एक अपर कैप लगा दी है 15%। और गवर्नमेंट विल टैक्स इनकम फ्रॉम डिजिटल असेट्स ट्रांसफर, बिटकॉइंस वगैरह अगर प्रॉफिट होगा उस पर कोई अर्निंग करोगे तो असेट पे 30% लगेगा टैक्स, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज़ में भी आया था। एंड गिफ्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज टू बी टैक्स रिसीवर एंड्स, तो जब रिसीव करोगे उसको तभी लगेगा आप पे। और ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू बी कट टू 15%, ठीक है। तो AMT जो है वो अभी 15% हो गया रिड्यूस होके। एंड टैक्स डिडक्शन लिमिट इंक्रीज टू 14% एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम में पहले ये 10% था, अभी कितना हो गया 14। डिडक्शन लिमिट इंक्रीज टू 14 ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। सो चलिए, तो सब बातें जो है यही थी बजट से रिलेटेड, इनको नोट्स बना के रख लीजिएगा। डैम श्योर 100% 101% है कि बजट पूछेगा ही पूछेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स, ताकि जितने भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी के कवर हो जाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।